Good morning, dear students. Myself Satvijay Chaturvedi. I am your physics teacher. You study about rotational motion. In previous video, you watched some bodies moment of inertia as thin rod or ring. But today topic is what is the conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? जो पीछे की वीडियो में हमने बताया, जो चैप्टर आपका चल रहा है वह है रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड आज का जो टॉपिक होगा वह कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। ऐसा नहीं कि जो लीनियर में आपने पढ़ा है सेम चीज़ें रोटेशनल में आप पढ़ रहे हैं, केवल थोड़ा थोड़ा पार्ट आप डिफरेंस करते जा रहे हैं। जो चीज़ लीनियर वेलोसिटी है वही चीज़ आप एंगुलर वेलोसिटी में कुछ टॉपिक उससे रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे आपको मैंने पीछे वीडियो में भी बताया रहा होगा कि इफ़ द बॉडी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन और बॉडी इज डूइंग द ट्रांसलेशनल मोशन, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट बी थीटा। इन ट्रांसलेशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड रोटेशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट बी थीटा। Translational motion displacement be s and rotational motion displacement be theta, and relation between them is equal to s is equal to r into theta. If a body doing the straight line motion or body doing the translational motion, then the velocity is v, and when body rotate at the circular path, then its angular velocity is omega, and relation v and omega is equal to v is equal to r into omega. V is equal to r into omega. When a body traveling in a straight line or body is doing the translational motion, then its acceleration is a, and when body is rotate at the circular path or doing the rotational motion, then its angular acceleration is alpha, and relation between them is equal to a is equal to r into alpha. Okay, that वर्क फोर्स इन द ट्रांसलेशनल मोशन, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है, सेम वर्क डूइंग इन द टॉर्क इन द रोटेशनल मोशन, वही काम ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन में टाउ करता है। जैसे जो मास का काम है आपके रोटेशनल मोशन में, वही काम मैंने पीछे बताया रहा होगा इनर्शिया का काम होता है रोटेशनल मोशन में। जिस प्रकार आपने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा है पीछे कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है? यू नो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, you know the rate of change of linear momentum is called the force. The rate of change of linear momentum is called the force. When does not apply the external force on the body, when does not apply the external force on the body, then the change in linear momentum is equal to 0. dl upon dt is equal to 0 because force is not applied, so f is equal to 0. Then we find dl is upon dt is equal to 0, and dl is equal to 0 means the change of the linear momentum is equal to 0। माने लीनियर मोमेंटम में यदि किसी बॉडी पर, जो ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी कर रही है, यदि उस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वह क्या होता है? कंजर्व होता है, अर्थात लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग जीरो होती है। लीनियर मोमेंटम में द चेंजिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम इज जीरो, बट लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। चेंजिंग नहीं, हमने कहा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, माने यल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह टॉपिक मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकेंड माने प्लेन मोशन में आपको मैंने पढ़ा दिया था। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में मिलती है, वह रोटेशनल मैकेनिक्स में भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मिलता है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या है रोटेशनल मैकेनिक्स में? अगर हम रोटेशनल मैकेनिक्स की बात कर दें तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ? दिस इज डिनोटेड बाय P।
linear momentum is denoted by P, so here is P, right? dP, P. This is the P. Okay. In the rotational mechanics, न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन के रोटेशनल मैकेनिक्स में भी सेकेंड लॉ होता है। वह क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। अब यह चीज कैसे लिखा मैंने कहा था कि जो बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का काम होता है वही रोटेशनल मोशन में टाउ का काम होता है, इसलिए मैंने टाउ लिखा। और जो लीनियर मोमेंटम में P होता है, P का वर्क है, एंगुलर मोमेंटम में वही कार्य यल करता है, इसलिए मैंने यल लिखा। बट कहां से यह मिला, यह टॉपिक आई कहां से, इसको कैसे हमने फाइंड किया? तो सबसे पहले हम यह फाइंड करते हैं कहां से आया dl/dt इज इक्वल टू टाउ। हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dl/dt इज इक्वल टू टाउ? मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड द टॉर्क। The rate of change of angular momentum is called the torque. How can derive? First, you know that the angular momentum L is equal to I into omega. L is equal to I into omega. Differentiating both side with respect t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देन वी फाइंड dl/dt इज इक्वल टू I इंटू d ओमेगा अपॉन dt। dl/dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to I into the rate of change of angular velocity is called the angular acceleration, which is denoted by alpha. The rate of change of angular momentum is called the angular acceleration, which is denoted by alpha. So we can write dl/dt is equal to I into alpha. But we know that I into alpha is equal to I into alpha is equal to tau t. Tau is equal to dl/dt. The rate of change of angular momentum is called the torque. This is the vector quantity, so we can write vector. तो क्या इस वेक्टर का भी कोई मतलब है जो मैंने एरो लगा दिया? जी हाँ, इसका भी मतलब है। इसका क्या रीजन है? यह क्या रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है वह चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन है। चेंज ऑफ मोमेंटम की, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसमें फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। सिमिलरली यहां पे भी यह वेक्टर क्वांटिटी है टाउ, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर मोमेंटम के चेंजिंग की डायरेक्शन होगी। आया मतलब अगर हम एक्स एक्सिस पे एंगुलर मोमेंटम करते हैं तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वह किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे। आप कर्ल रूल से चलते हैं, यह कर्ल रूल जानते रहिएगा क्या है, आपको मैंने पीछे कई वीडियो में बता दिया है। थंब रूल का यूज करके हम डायरेक्शन को बताते रहते हैं। तो जो हमने आपको यह बताया dl/dt इज इक्वल टू टाउ, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा और dl/dt इज इक्वल टू टाउ। When does not apply the, we find dl/dt is equal to tau. When does not apply the external force, external torque, when does not apply the external torque on a system, जब सिस्टम पे हम किसी एक्सटर्नल टॉर्क को अप्लाई नहीं करते हैं, when does not apply the external torque on a system, then the change of angular momentum is equal to 0 or angular momentum is constant.
चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, मतलब यह हुआ कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह कांस्टेंट होता है। तो कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, change of conservation of angular momentum, when does not external torque apply on a system, then the angular momentum constant, then the angular momentum always constant. Angular momentum means m1, L means I into alpha, you know that L means I into alpha is equal to constant, means I means I, L is equal to I into ओमेगा। सपोज कोई दो पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 मीन्स M1 R1 स्क्वायर M इंटू R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू M R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। M मीन्स R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। इस कंडीशन से आपको क्या फाइंड होता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, R इज द रोटेशनल डिस्टेंस, R इज द रोटेशनल डिस्टेंस। तो R इज रोटेशनल डिस्टेंस स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। जो रोटेशनल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वह रोटेशनल वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यू कैन से द एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। जिसका रोटेशनल डिस्टेंस कम कर देंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। जिसकी रोटेशनल डिस्टेंस कम कर दी जाएगी उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माने अगर हम रोटेशनल डिस्टेंस को यदि हम रोटेशनल डिस्टेंस को हाफ कर दें तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा 4 टाइम हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी में कुछ एग्जांपल आता है आपसे, कुछ इसकी एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि जब किसी बॉडी को, जो डाइवर होता है, जब डाइवर स्प्रिंग प्लेटफॉर्म से जंप करता है स्विमिंग में, जो स्विमिंग पूल बना हुआ है उस पर जंप करता है, ये स्पोर्ट्स होता है एक, आपने देखा होगा टेलीविजन पे, तो जो जंप करता है तो उसकी काउंटिंग की जाती है राउंडिंग से, कितना राउंड मारते हुए वह पानी में गिरा, वाटर में जाके गिरा। तो इससे रिलेशन पार्ट यह इसी बात पे डिपेंड करता है। जब राइडर जंप करता है तो उसकी बॉडी को वह धीरे धीरे क्या करता है, अपने सब फर्स्ट टाइम वह अपने एक पैर से क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, मान टॉर्क देता है, और फिर उसको हटा लेता है। तो टॉर्क दिया और हटा लिया, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क अब नहीं रहा, तो वह बॉडी को अपने मोड़ना चालू करता है, और बॉडी जब उसके मोड़ना चालू करेगी तो डिस्टेंस, रोटेशनल डिस्टेंस कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। रोटेशनल डिस्टेंस जितना कम कर लेगा उतना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, और उतने वह राउंड मार के जाके वाटर में गिर जाएगा। या छोड़िए उसको, मान लीजिए एक जो प्लेटफॉर्म होता है जो जिस पे घूमने वाला होता है, और उस पर अगर आप डंबल हाथ में लेके हाथ को स्ट्रेच करके थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके आप चाहो तो घूमो, तो धीरे धीरे घूमते हो। लेकिन यदि आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या करते हो, उस डंबल को स्ट्रेच करके अपने पास ले आते हो। इस समय रोटेशनल डिस्टेंस कम हो जाती है और उसका रोटेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। या आपने एक एग्जांपल और आपने केयर किया होगा, कैट को पकड़ के, बिल्ली को छत से चाहे जितने ऊपर से फेंक दो, घुमा के फेंक दो, लेकिन वह जब भी गिरेगी अपने पैरों, चारों पैरों के बल गिरती है। इसका रीजन है कि वह भी क्या करती है, अपने बॉडी को जब अर्थ पे आने वाली होती है तो फैला देती है, तो रोटेशनल डिस्टेंस को बढ़ा देती है, जिससे उसका रोटेशन कम हो जाता है और वह सेफली क्या होती है, अर्थ पे आके गिरती है। तो यह इसके कुछ एप्लीकेशन थे। और या आपने वह एक चीज़ और देखा होगा कि जब हमने डंबल वाला तो एग्जांपल दिया और ड्राइवर वाला भी दिया, अगर कोई बैलेट डांसर है तो बैलेट डांसर कैसे डांस करता है, आपने देखा होगा, पहले वह अपने पैरों को फैला के खड़ा होगा। बैलेट डांसर देखा होगा आपने, जो पहले क्या करता, झटका दिया फिर गोल गोल क्या किया, डांस करने लगा।
तो अरे पहले निरमा पाउडर का जो प्रचार आता था उसमें भी दिखाया था, तो जो एडवर्टाइज आता था ना पहले निरमा पाउडर का, वॉशिंग पाउडर जो था उसमें दिखाया था निरमा पाउडर वाला। तो वहाँ पे जो वैलिड आंसर है वह सबसे पहले अपने पैर को फैला के रखता है, फिर एक को सेंटर बनाता है, एक पैर पे सेंटर बनाता है और दूसरे से उसको क्या करता है, टार्क देता है। टार्क देने के बाद जैसे ही टार्क देगा अपने पैर को खींच लेगा, उठा लेगा, तो इसका मतलब एक्सटर्नल टार्क उसका क्या होता है, कम हो जाता है। और एक्सटर्नल टार्क कम हो जाएगा तो पहले तो वह हाथ को फैलाता है घूमने के लिए, फिर हाथ को सिकोड़ लेता है। जब वह टार्क दिया उस समय हाथ उसका फैला था, जैसे ही वह टर्न मारा अपने हाथ को क्या करता है, स्ट्रेच कर लेता है अपने चेस्ट के पास और उसका राउंडिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब वह रोटेशनल डिस्टेंस को कम करके अपने एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है। यह सब एप्लीकेशन इसी से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। ए स्टार ऑफ मास ऑफ ट्वाइस द सोलर मास एंड रेडियस 10 पावर 6 किलोमीटर रोटेट अबाउट इट एक्सिस with the angular speed of the star when some part is mistake, angular speed 10 power minus 6 angular radius 10 power 6 kilometer rotate about its axis with the angular speed 10 power minus 6 radian per second. The angular speed of the star when it collapse to the radius of 10 power 4 किलोमीटर, मास इज स्टार इज इतना। तो एक स्टार अपने एक्सिस के थ्रू रोटेशन कर रहा था, उसका रेडियस दिया है, तो कह रहा यदि वह कोलैप्स कर ले, रेडियस को कुछ कम कर लिया, तो उस पे स्पीड कितनी होगी। तो ये कंजर्वेशन है कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। स्टार रोटेट करता है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो आपको मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बताया है कि आर इनिशियल स्क्वायर इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आर फाइनल स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। आर इनिशियल रेडियस जो पहले था 10 पावर 6 किलोमीटर। आप first you change this unit in MKS system, R1 is equal to 10 power 6 kilometer or 10 power 6 into 10 power 3 meter, R initial, and R final is equal to 10 power 4 kilometer, or you can write R final is equal to 10 power 4 into 10 power 3 kilometer. Put the value of R initial 10 power 6 into 10 power 3 whole square into omega initial 10 power minus 6 is equal to radius final 10 power 4 into 10 power 3 whole square into omega final फाइंड करना है आपको। कैलकुलेशन करते हैं तो 10 पावर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई करते समय बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो 6 प्लस 3 9 होल स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 10 पावर 437 इंटू होल पावर 6 इंटू ओमेगा फाइनल 10 पावर 18 9 2 जा 18 इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 10 पावर 42 9 into 18 and 4377 whole square 714 into 10 omega final is equal to ओमेगा फाइनल आपको फाइंड करना था, तो आप ओमेगा फाइनल की वैल्यू कैसे निकलोगे, ट्रांसफर कर दो 10 पावर 18 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 10 पावर 14। कैलकुलेशन करते हैं तो 10 पावर 18 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर माइनस 14
सॉल्व करने के बाद आता है 4 और -2 10 पावर -2। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 1/100 रेडियन पर सेकेंड। यह आपका आंसर होगा जो लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड।